सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है फंडामेंटल प्रोसेसेस का, वो फाइनल टॉपिक है जिसका नाम है एसआई एंड एमआई आरएनए। आप सबने पढ़ा होगा। इस टॉपिक को अपन आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर पढ़ते हैं, जिसको अपन आरएनए आई भी कहते हैं। तो कितने लोगों ने पढ़ा है इस टॉपिक को? कितने लोग इससे रूबरू हैं, या फिर कितने लोग हैं जिनको बहुत अच्छे से आता है ये? पढ़ा है पर याद नहीं रहता, ऐसा? ओके, पढ़ा सबने होगा पर याद नहीं होगा, ऐसा होता है मोस्टली। याद है थोड़ा बहुत? ओके, तो आज रिवीजन हो जाएगा जिनको पता है। पूरा प्रोसेस याद नहीं है, ओके। तो आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़, या फिर नॉट किसी भी चीज़, आपका जो आरएनए है उसके अंदर इंटरफेरेंस करना। इंटरफेरेंस मतलब टांग अड़ाना, जो आजकल हर किसी की आदत होती है, खासकर रिलेटिव्स की। तो सेम चीज़ अपना आरएनए ही करता है। ये आरएनए के अंदर टांग अड़ाता है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन ट्रांसलेशन नहीं होता, या फिर वो एमआरएनए डिग्रेड हो जाता है। तो ये दो प्रोसेस मेन होते हैं। तो इंटरफेरेंस, या जो भी इंटरफेरेंस होता है, वो मोस्टली आरएनए के ऊपर होता है। तो अगर आरएनए के ऊपर इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इंटरफेरेंस का, ये हो गया आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ओके। तो इसीलिए इसको अपन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं, पीटीजीएस। कि आपने ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जीन को साइलेंस किया है, मतलब आपने उस जीन साइलेंसिंग किसी भी स्टेप पे हो सकता है। जीन साइलेंसिंग का मतलब है कि जीन से प्रोटीन नहीं बनेगा, ये जीन साइलेंसिंग का पूरा प्रोसेस होता है। तो जब आप प्रोटीन फॉर्मेशन रोकते हो, तो वो या तो आप प्रोटीन ट्रांसलेशन को ही बंद कर दो, या फिर आप एमआरएनए को डिग्रेड कर दो, या फिर आप रेप्लिकेशन को स्टॉप कर दो। ये तीनों चीज़ों में आपका जीन साइलेंस हो जाता है। तो जीन साइलेंसिंग अपन हिस्टोन प्रोटीन के साथ में देख चुके हैं कि मोस्टली आपने देखा होगा H3K9 जो है, ये आपका जीन साइलेंसिंग करता है। H3K27 जो है, ये आपका जीन साइलेंसिंग करता है। तो यहाँ पे एक इंटरफेरेंस होता है, बट वो जीनोमिक लेवल पे होता है। दूसरा आरएनए लेवल पे होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है, जिसको अपन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग कहते हैं। वो अपना मोस्टली आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर आता है। अब किसी चीज़ को इंटरफेयर करना है अपन को, तो उससे मिलती जुलती चीज़ अपन को चाहिए। मान लो कि जैसे यहाँ पे अगर बात करूँ, तो आरएनए की बात चल रही है। आरएनए को अगर मेरे को इंटरफेयर करना है, तो मेरे को आरएनए ही चाहिए। तो एक आरएनए दूसरे आरएनए को इंटरफेयर कर सकता है, एक डीएनए आरएनए को इंटरफेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेयर करने के लिए बेस पेयरिंग करना ज़रूरी है। आप पहले उससे दोस्ती करोगे तभी आप उसको बर्बाद कर सकते हो, ऐसे दूर से आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो एमआईएसआई आरएनए भी उसके साथ पहले पेयरिंग करेंगे, बॉन्ड्स बनाएंगे। बॉन्ड बनाने के बाद में उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, जिससे कि या तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, या फिर एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा। तो ये दोनों खूबियाँ एमआईआरएनए और एसआईआरएनए की होती हैं। एमआई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो इंटरफेरेंस आरएनएस, एंड एसआई की होती है स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनएस। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, माइक्रो मतलब छोटे, स्मॉल मतलब माइक्रो से बड़े बट फिर भी छोटे। तो ये बहुत कम बेस पेयर के सीक्वेंसेस होते हैं आरएनए के हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। तो ये आरएनए के ही सीक्वेंसेस होते हैं जो आरएनए से ही पेयरिंग करते हैं, आरएनए पेयरिंग करते हैं, फिर उसको एक नए तौर तरीके से लेके जाते हैं, जिससे कि ट्रांसलेशन नहीं होता है। अल्टीमेट जो एम है अपना, वो है अपना जीन साइलेंसिंग करना। तो जो आपका आरएनए है, वो इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड मैकेनिज्म होता है। मतलब हर जनरेशन के साथ में ये प्रोसेस जो है एज इट इज चलता रहता है। इट इज़ इंड्यूस्ड बाय स्मॉल साइलेंसिंग आरएनएस इन अ सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर। तो सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर मतलब कि जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है वो मेंटेन रहती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग।
मेजर रोल है इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। तो किसी चीज़ का मोस्टली ये चीज़ होती क्यों है? फॉर एग्जांपल कैंसर। तो कैंसर में सेल जो है आपका मल्टीपल डिविजन्स करता है, बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है वो। तो वो तेज़ी से डिवीज़न पॉसिबल क्यों है? क्योंकि जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं डिवीज़न के लिए वो ऑलरेडी हैं आपकी बॉडी में, या फिर वो इतने ज़्यादा इन नंबर हैं कि वो फटाफट डिवीज़न को हेल्प कर रहे हैं। तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट होता है किसी भी सेल का वो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन से ही आपकी पूरी बॉडी चलती है। तो अगर प्रोटीन का लेवल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है तो कैंसर को जनरेट करेगा। तो आप अगर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन कर रहे हो तो आप कैंसर को भी प्रिवेंट कर सकते हो। तो आरएनएआई जो है इसका एक मेजर रोल होता है कि ये जीन को रेगुलेट करता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देता, बहुत ज़्यादा होगा तो वो कैंसर हो जाएगा। ट्रांसपोजोम्स का रेगुलेशन करता है ये। ट्रांसपोजोम क्या होते हैं? जो जंपिंग जीन्स अपन पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि दो क्लासेस अपन ने देखी हैं, क्लास 1 और 2। तो रेट्रो ट्रांसपोजोम्स किसको बोलते हैं? रेट्रो ट्रांसपोजोम इज विच क्लास? क्लास 1। ओके, ये रेट्रो ट्रांसपोजोम्स होते हैं। दैट मीन्स डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा जो कि पेस्ट होगा। तो ये एक कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म था, याद होगा आप लोगों को, पिछले क्लास में ही देखा है अपन ने। तो यहाँ पे भी आरएनए का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे भी आरएनएआई इंटरेक्ट कर सकता है। तो अगर आरएनएआई इसको बंद कर देगा तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा और ट्रांसपोजिशन नहीं होगा। यस, TN7 इज एन एग्जाम्पल। इट डिफेंड्स द सेल अगेंस्ट वायरसेस। तो वायरसेस क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल भी आरएनए होता है, तो आरएनएआई उनके एमआरएनए को डिग्रेड कर सकता है। उनके मोस्टली जो आरएनएज आते हैं आपकी बॉडी में वायरस के, वो मोस्टली मैसेंजर फॉर्म में होते हैं, तो वो मैसेज ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उनको रोकना भी आरएनएआई का काम होता है। तो ऐसे मेजर रोल्स होते हैं काफ़ी सारे। तो दो मेजर आरएनए इंटरफेरेंस दो मेजर आरएनए इंटरफेरेंसेस होते हैं, जिनमें एक करता है mRNA, एक करता है siRNA। तो MI माइक्रो एंड SI स्मॉल इंटरफेरेंस। तो पूरा जो प्रोसेस है वो एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है, जिसके अंदर mRNA का डिग्रेडेशन होगा या फिर ट्रांसलेशन का इनिबिशन होगा, कुछ भी हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट पीसेस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड RNA आर नोन एज शॉर्ट इंटरफेयरिंग RNAs। तो ध्यान रखना, सबसे पहले RNAi जो है, जैसे मैंने बताया siRNA एंड miRNA। तो इनको याद करने की सिंपल ट्रिक है कि MI, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, MI मतलब माई RNA, माई RNA मतलब मेरा खुद का। दैट मीन्स ये आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होंगे, एंडोजिनस ऑरिजिन के होंगे, जबकि siRNA जो होते हैं वो मोस्टली एक्सोजिनस ऑरिजिन के होते हैं। अब अपनी बॉडी में आरएनए सिंथेसिस कौन करता है गाइस? कौन है जो आरएनए सिंथेसाइज कराता है डीएनए से? दीज आर आरएनए पॉलीमरेज। यस, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो हैं वो mRNA बनाते हैं। तो देख लो आप कि जो आपके सेकंड एंड थर्ड आरएनए पॉल हैं, उन्हीं से आपका आरएनएआई बनता है। तो कहीं ना कहीं ऑरिजिन जो है वो सारा आरएनए से है, कहीं ना कहीं उनकी मैचिंग जो है वो आरएनए से होगी, तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर सकता है आरएनए के साथ में। तो एंडोजिनस ऑरिजिन का mRNA होता है, वो पॉल 2 या पॉल 3 से बनता है। siRNA एक्सोजिनस ऑरिजिन का होता है। एक्सोजिनस ऑरिजिन मतलब वो पॉल से सिंथेसाइज नहीं होगा, आरएनए पॉल उनको कभी नहीं बनाएगा। या तो वो वायरस से आएंगे, या फिर आपकी बॉडी में किसी ने आरएनए इंजेक्ट किया है, जैसे वैक्सीन्स में होता है। आरएनए वैक्सीन्स आपने सुना होगा, mRNA वैक्सीन्स। तो mRNA वैक्सीन में जब आरएनए इंजेक्ट करता हूँ मैं, तो वो एक एक्सोजिनस ऑरिजिन का होता है। इट कैन बिहेव लाइक ए siRNA, और siRNA का काम क्या है? अगेन ट्रांसलेशन को रोकना। तो किसका ट्रांसलेशन रोकेगा? ये उस वायरस का ट्रांसलेशन रोकेगा जो अपन देख रहे हैं। या फिर जैसे कोरोना वायरस है, उसमें वैक्सीन बनी है mRNA वैक्सीन्स। मोस्टली mRNA जो वैक्सीन्स हैं वो बनाई हैं, आई थिंक फाइज़र ने बनाई हैं मोस्टली mRNA वैक्सीन्स। और mRNA वैक्सीन्स अभी अपन डिस्कस करेंगे कोरोना के टाइम पे। तो काफ़ी ज़्यादा चलन में है, उनका चलन क्यों है इतना ज़्यादा, वो भी अपन बात करेंगे। तो इतना क्लियर है mRNA siRNA का कंसेप्ट कि एक्सोजिनस है, एंडोजिनस है, आरएनए पॉल किसको बना रहा है।
ओके ठीक है। अब माई जो आरएनए है, मेरा जो आरएनए है, उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है सीड सीक्वेंसेस। ध्यान रखना इसको, सीड सीक्वेंसेस क्या होते हैं? सीड सीक्वेंसेस, द माइक्रो आरएनए मतलब मेरा आरएनए, दे एनकोड नो प्रोटीन प्रोडक्ट्स। ध्यान रखना ये प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, दैट मीन्स ये ट्रांसलेट नहीं होते हैं, बट आर ओनली 21 and 23 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग that hybridize to the 3' UTR of a specific target mRNA। तो ये मेरा एक टारगेट mRNA है, दिख रहा है ये कलर, ये मेरा एक टारगेट mRNA है, 5' to 3' डायरेक्शन में है। तो इसके 3' अनट्रांसलेटेड रीजन्स जो हैं वो यहाँ होंगे। दीज आर 3' अनट्रांसलेटेड रीजन्स ऑफ माई टारगेट RNA। इसके टारगेट आरएनए के 3' यूटीआर रीजन से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है आपके RNAi की, तो वो कहाँ पे होगा? 5' पे, और यहाँ क्या होगा? 3' होगा। तो ये जो रीजन है जो टारगेट आरएनए के 3' अनट्रांसलेटेड रीजन से पेयरिंग करेगा, उनको अपन सीड सीक्वेंसेस कहते हैं। और सीड सीक्वेंसेस किसकी प्रॉपर्टी है? एक miRNA की। siRNA में सीड सीक्वेंसेस नहीं होते हैं। क्लियर है सीड सीक्वेंसेस? यस मनोशी, नो प्रॉब्लम। ये सभी को क्लियर है कि 3' यूटीआर रीजन ऑफ द टारगेट आरएनए, तो दैट मीन्स 5' रीजन ऑफ द miRNA विल कंटेन द सीड सीक्वेंस। तो अनट्रांसलेटेड रीजन पे जो सीक्वेंसेस होंगे उनको मैं बोलूंगा एंटी सीड सीक्वेंसेस। सिर्फ खासियत है miRNA की, इतना याद रखना आप। तो वही चीज़ लिखी हुई है, दैट हाइब्रिडाइज टू दी 3' UTR ऑफ स्पेसिफिक टारगेट्स mRNA। All miRNA appears to be formed by processing of a 70 nucleotide precursor RNA that form hairpin structure with a few base pair mismatches in the stem of the hairpin। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका RNA पॉलीमरेज 2 या 3 बनाएगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, बट अपन को चाहिए डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि जो RNA miRNA एंड siRNA होते हैं वो ओरिजिनली, मतलब प्रोसेसिंग के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ओरिजिनली वो डबल स्टैंडर्ड के होने चाहिए। तो इसको डबल स्टैंडर्ड बनाने के लिए मेरे को इसको लूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे। तो जब मैं इसको कंप्रेस करूँगा तो बीच में से फोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे फोल्ड होगा, वहाँ पे बेस पेयरिंग हो जाएगी। तो बेस पेयरिंग होगी तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा डबल स्टैंडर्ड। तो ये डबल स्टैंडर्ड की तरह बिहेव कर सकता है अगर मैं इसको यहाँ से और यहाँ से कट लगा दूँ तो भले ही MI हो या siRNA हो, दोनों इनिशियली डबल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, ठीक है। इसके बाद में इनकी प्रोसेसिंग होती है और इनको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया जाता है, वो अलग चीज़ है। तो प्रोसेसिंग ऑफ बोथ miRNA प्रिकर्सर्स इनटू miRNA एंड लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड RNAs इनटू शॉर्ट इंटरफेरेंस RNAs। तो आप क्या चीज़ नोटिस करोगे कि जो miRNA है उसका तो होगा प्रिकर्सर, प्रिकर्सर से मेरा बनेगा miRNA, ध्यान देना। और वो प्रिकर्सर आया कहाँ से है? पॉल 2 and 3 से। बट अगर आपको siRNA बनाना है तो उसका कोई प्रिकर्सर नहीं होता है, वो कहाँ से बनते हैं? डबल स्टैंडर्ड RNA से बनते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड RNA आए कहाँ से हैं? दीज आर ऑफ एक्सोजिनस ऑरिजिन, या तो आपके बॉडी में किसी ने इंजेक्ट किया है, या फिर किसी वायरस ने उसको दिया है, या फिर दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द पॉल, वो कहीं और से आए होंगे बट वो डबल स्टैंडर्ड होंगे, वो खुद डबल स्टैंडर्ड होंगे। उन डबल स्टैंडर्ड की प्रोसेसिंग से siRNA बनेगा, बट miRNA न्यूक्लियस में बनेगा। तो ध्यान देना siRNA जो है, क्योंकि RNA पॉल से नहीं बनता है इसलिए वो सीधा साइटोप्लाज्म में मिलेगा आपको, जबकि miRNA जो है वो आपको न्यूक्लियस में मिलेगा। वहाँ पे उसकी कुछ प्रोसेसिंग होगी जिससे कि वो डबल स्टैंडर्ड बन जाए। तो बनेगा पहले सिंगल स्टैंडर्ड, न्यूक्लियस में ही वो डबल स्टैंडर्ड लूप, हेयर पिन लूप लाइक में बना जाएगा, फिर वो साइटोप्लाज्म में आएगा डबल स्टैंडर्ड RNA के फॉर्म में। तो साइटोप्लाज्म में दोनों क्या हो गए? कॉमन हो गए। ये भी डबल स्टैंडर्ड RNA है, MI का भी, और इसका भी डबल स्टैंडर्ड RNA। अब इन दोनों के ऊपर जो प्रोसेसिंग होगी वो सेम होगी। अब क्या होगी वो प्रोसेसिंग, इस डायग्राम में आपको क्लियर होगा। तो ये है आपका एक्सोजिनस ऑरिजिन का siRNA, ठीक है। ये न्यूक्लियस के बाहर है, ध्यान रखना। ये है न्यूक्लियस के अंदर RNA पॉल 2 या 3 ने सिंथेसाइज किया है आपका प्राई miRNA। ध्यान देना, प्रा एंड प्री में, प्राई एंड प्री में डिफरेंस है। दिस इज प्राइमरी miRNA। तो प्राइमरी miRNA इज अ लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड RNA जो कि लूप लाइक स्ट्रक्चर्स में है,
इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी, और वो प्रोसेसिंग कौन करेगा? ड्रोसा। ड्रोसा एंड पासा एक प्रोटीन होता है जो कि यहाँ से इस प्री mRNA को रिलीज करेगा, प्री mRNA को रिलीज करेगा, ध्यान देना, जिससे कि आपको ये जो मिलेगा ये मेरा क्या हो जाएगा? प्री mRNA। अब प्री mRNA में भी एक लूप है, अलॉन्ग विद दैट इसके पास में कुछ सीक्वेंसेस है जहाँ पे कट लग सकता है। ओरिजिनली siRNA जो एक्सोजेनस ओरिजिन का है वो ऑलरेडी डबल स्टैंडर्ड में है, ठीक है। अब इसको आपको siRNA में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए इस पर डाइसर एक्ट करेगा। तो ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ हो कि डाइसर एक्ट्स ऑन siRNA एंड miRNA, क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो यहाँ भी डाइसर है, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि डाइसर SI और miRNA पे एक्ट करेगा? यस, ओके। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डाइसर किस पे एक्ट कर रहा है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे। उसको कन्वर्ट किस में कर रहा है? siRNA में। और डाइसर एक्ट किस पे कर रहा है? यस, miRNA पे करेगा, वो प्री miRNA होगा, वो उसको वो miRNA में कन्वर्ट करेगा। तो डायरेक्टली SI और MI पे एक्ट नहीं करके वो उनके प्रिकॉर्सर्स पे एक्ट करेगा, जिससे कि कन्वर्जन होगा SI और miRNA का। और SI और miRNA जब डाइसर के साथ में इंटरेक्ट करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे? डबल स्टैंडर्ड होंगे। देखो आप, ये भी डबल स्टैंडर्ड है और ये भी डबल स्टैंडर्ड है। यस योगिता, अब ये स्टेटमेंट जो है CSIR में 2 बार पूछा गया है, और एक बार इस स्टेटमेंट को गलत बताया और एक बार इस स्टेटमेंट को सही बताया। मैं आपको दोनों क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। एक बार उन्होंने बोला है कि ये स्टेटमेंट गलत है और एक बार उन्होंने बोला है ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो अब किसकी बात माननी है ये तो मैं भी नहीं कह सकता आपको, बट हाँ, अगर डाइसर पुराने पेपर में रॉन्ग था, यस यस, तो वैसे देखा जाए तो अगर आप इस डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो डाइसर एक्ट कर रहा है डबल स्ट्रैंड आरएनए पे, या फिर वो प्री mRNA पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों की मशीनरी में काम आता है, दोनों के सिंथेसिस में ये काम आता है, तो अपन कह सकते हैं कि हाँ SI और miRNA दोनों में डाइसर का रोल होता है। बट ड्रोसा का रोल दोनों में नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप। ड्रोसा सिर्फ miRNA के लिए होता है, क्योंकि siRNA तो एक्सोजेनस ओरिजिन का है, उसको न्यूक्लियस में जाना ही नहीं है, तो उसको ड्रोसा से लेना देना भी नहीं है। ड्रोसा सिर्फ न्यूक्लियस में मिलता है। तो ड्रोसा सिर्फ miRNA पे एक्ट करता है और डाइसर जो है वो दोनों पे एक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट क्वेश्चन जो था उसमें ये स्टेटमेंट सही था, जबकि पुराने स्टेटमेंट्स में ये जो स्टेटमेंट था ये गलत माना गया था। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि डाइसर दोनों में एक्ट करता है। ठीक है, अब पुराने वाले क्वेश्चन में ये गलत क्यों था, इसका भी एक रीज़न है। क्योंकि जो पुराना वाला क्वेश्चन था उसके अंदर 2 ऑप्शंस थे, स्टेटमेंट 4 आपको स्टेटमेंट दिए थे ABCD। इसमें A स्टेटमेंट तो आपका ये था, और B स्टेटमेंट एक और था, C स्टेटमेंट एक और था, और D स्टेटमेंट एक और था। तो C तो गलत था, ये सबको पता था, बट एक सब कह रहे थे सही है। और जब आप ऑप्शन में जाओगे तो आपको A के साथ में B मिलेगा, B अपन को पता है सही है, A के साथ में अपन को क्या मिलेगा? C भी मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि C भी गलत है। तो वहां पे कॉम्बिनेशन आपको परफेक्ट ढूंढना था, इसलिए आपने A को गलत किया। सिर्फ इसी रीजन से वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा, वो आप कह सकते हो कि लोगों ने उस पर क्वेश्चन किए कि ये गलत कैसे है, बट उसमें क्योंकि कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट ढूंढना था इसलिए A को इंक्लूड करना पड़ा उसके अंदर। इसीलिए वो क्वेश्चन जो था आई थिंक बोनस में गया था वो, जहाँ तक मुझे याद है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। बट अब आपको याद रखना है कि डाइसर दोनों पे एक्ट करता है, बट ड्रोसा एक्ट नहीं करता है। ड्रोसा सिर्फ miRNA पे एक्ट करता है। तो डाइसर का रोल क्या है? डाइसर का रोल है 3' ओवरहैंग जनरेट करना। देखो आप यहाँ पे दोनों डायग्राम्स में। अच्छा, ये बात क्लियर है ड्रोसा पासा वाली? अभी तक सबको समझ में आ रहा है, दिमाग में बैठ रही चीज़ है कि MI क्या है, SI क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है? यस एवरीवन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और इस बार तो डेफिनेटली आएगा क्योंकि पिछली बार नहीं आया था।
ठीक है, तो इसको 2 बार देख के जाना एग्जाम से पहले। ठीक है, तो अब डाइसर मैंने बताया 3' ओवरहैंग जनरेट करेगा। तो ये आप देख सकते हो 3' ओवरहैंग से, ये 3' ओवरहैंग है, ये भी 3' ओवरहैंग है, ये भी 3' ओवरहैंग है और ये भी 3' ओवरहैंग है। तो डाइसर का रोल मेन हो गया 3' ओवरहैंग्स को जनरेट करना। बट याद रखना डाइसर के प्रोसेसिंग के बाद में भी SI और MI डबल स्टैंडर्ड ही रहेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होंगे। अब क्या होगा, अपन को इसमें से एक स्ट्रैंड हटाना है। तो हटाना क्यों है, ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं इनमें से एक स्ट्रैंड होता है पैसेंजर स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड होता है गाइड स्ट्रैंड। तो अब क्या होगा, पैसेंजर स्ट्रैंड को अपन को रिमूव करना है। ओके, उसी स्ट्रैंड को रखा जाता है जो थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल हो, थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल हो उसी को रखा जाता है, जो मोर स्टेबल है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब ऐसा क्यों है ये तो मेरे को भी नहीं पता, आई थिंक साइंटिस्ट को भी नहीं पता ऐसा क्यों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रिसर्च पेपर्स पढ़ना, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा उसमें। बस इतना याद रखना कि थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल जो स्ट्रैंड होता है जिसको अपन पैसेंजर जिसको अपन गाइड स्ट्रैंड कहते हैं, वो यहाँ पे रह जाता है, और जो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। और उसको रिलीज़ करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन्स हैं वो है आर्गोनेट 2 अलॉन्ग विद दैट रिस्क कॉम्प्लेक्स। रिस्क कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, रिस्क की फुल फॉर्म क्या है, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, और ARG2 होता है आपका आर्गोनेट प्रोटीन। तो आर्गोनेट प्रोटीन जो है ये अलॉन्ग विद रिस्क कॉम्प्लेक्स, ये दोनों इसका एक स्ट्रैंड जो है उसको क्लीव करके रिमूव कर देते हैं। पैसेंजर स्ट्रैंड इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ RISC एंड आर्गोनेट प्रोटीन, ये दोनों अटैच्ड रहेंगे इस पर। अब क्या होगा, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, कौन है सिंगल स्ट्रैंडेड, SIRNA, अपन इधर SIRNA देख रहे हैं। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड SIRNA है, अब ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा अपने टारगेट RNA के साथ में, और उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो देगा। इधर आप देखो सेम चीज़ इधर हो रही है, आर्गोनेट आएगा, RISC कॉम्प्लेक्स आएगा, पैसेंजर को रिमूव किया जाएगा और पेयरिंग होगी MIRNA की टारगेट के साथ में। मोस्टली कहाँ पे, सीड सीक्वेंसेस के ऊपर पेयरिंग होगी, और सीड सीक्वेंसेस पर पेयरिंग होने के बाद में ट्रांसलेशन को इनिबिट किया जाएगा। अब याद रखना कि 2 तरह की पेयरिंग होती है, एक तो फुल पेयरिंग होती है और एक पार्शियल पेयरिंग होती है। फुल पेयरिंग कौन करता है, SIRNA करता है। पार्शियल पेयरिंग कौन करता है, सीड सीक्वेंसेस की वजह से MIRNA। जब फुली पेयरिंग होगी तब आपका mRNA जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, mRNA जो है आपका टारगेट mRNA जो है उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा अगर पेयरिंग फुल हो गई तो। अगर पार्शियल पेयरिंग है, सीड सीक्वेंसेस हैं, तो या तो वो डिग्रेड होगा mRNA, या फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन को इनिबिट किया जाएगा। ये ध्यान रखना आप लोग। तो SIRNA में सिर्फ डिग्रेडेशन होगा, MIRNA में डिग्रेडेशन भी हो सकता है और ट्रांसलेशन को भी बंद किया जा सकता है, पेयरिंग के ऊपर है। तो सीड सीक्वेंसेस के ऊपर उसमें पार्शियल पेयरिंग होगी, कई बार फुल पेयरिंग भी होती है MIRNA में, इसलिए इसके अंदर डिग्रेडेशन एंड ट्रांसलेशन इनिबिशन दोनों पॉसिबल है। तो ये क्लियर है आपको ओवरऑल प्रोसेस MI-SI-RNA का? यस गाइस, सभी को? अब अपन आते हैं इसकी मेन थ्योरी के ऊपर। तो प्रोसेसिंग ऑफ बोथ MI-RNA इनटू MI precursors into MI-RNA and long double-stranded RNAs into short interfering RNAs requires the dicer endoribonuclease. ध्यान रखना, दिस इज अ एंडोराइबोन्यूक्लियस नॉट एक्सो। एंडो मतलब ये कहीं बीच में से क्लीव करेगा, डाइसर एंडोराइबोन्यूक्लियस। द क्लीवेज बाय डाइसर yields a double-stranded RNA intermediate containing 21 to 23 nucleotides with 2 nucleotides 3' and tails. तो मैंने क्या बताया था, डाइसर का जो रोल होगा वो होगा 3' ओवरहैंग्स जनरेट करना। ये जहाँ पे भी एक्ट करेगा वहाँ पे 3' ओवरहैंग्स बन जाएंगी। One strand of this intermediate assembly with multiple proteins to form a RNA inducing silencing complex. In siRNA जो exogenous origin का है, the target mRNA hybridize perfectly with the RISC RNA leading to the cleavage of the target और the mRNA. तो mRNA का degradation हो जाएगा या cleavage हो जाएगा अगर वो perfectly pair करेगा तो। In miRNA
द रिस्क आरएनए फॉर्म्स ए हाइब्रिड विद द टारगेट दैट कंटेन्स सम बेस पेयर की मिसमैचेस. इन सच केसेस ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए इज ब्लॉक्ड. क्लियर है ये थ्योरी जो मैंने यहाँ बताई थी साइड में. कॉम्प्लीमेंट्री फुली होगा तो एमआरएनए डिग्रेड होगा, वरना ट्रांसलेशन इनिबिशन होगा. अब आते हैं अपन डिटेल में siRNA miRNA पे. SI जो कि एक्सोजेनस ऑरिजिन का है, जिसके अंदर ड्रोसा एक्ट नहीं कर रहा है, जिसके अंदर डाइसर एक्ट करेगा, रिस्क ऐड करेगा, आर्गोनेट ऐड करेगा और उसका mRNA डिग्रेड होगा क्योंकि ये फुली पेयर करेगा. द डबल स्ट्रैंडेड RNA that initiates the response is post cleaved into small double stranded fragment known as siRNAs. तो इसका origin कहाँ से होता है? डबल स्ट्रैंडेड RNA से. उसके ऊपर एक्ट कौन करता है? आपका डाइसर. बाय अ पर्टिकुलर राइबोन्यूक्लियस, दिस इज नोन एज डाइसर, जो कि एक तरह का एंडोराइबोन्यूक्लियस. एंजाइम्स ऑफ क्लास टू विच डाइसर बिलोंग्स एक्ट स्पेसिफिकली ऑन डबल स्ट्रैंडेड सबस्ट्रेट्स, डबल स्ट्रैंडेड RNA, एंड जनरेट्स ए स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड RNAs दैट हैव 3' ओवरहैंग्स, जो कि डाइसर की एक खासियत है. These small double stranded RNA are then loaded into a complex which is known as RISC complex that contains a member of argonate family. Mostly कौन सा? Argonate 2. Argonate protein plays a key role in all the non-RNA silencing pathways. तो argonate protein हमेशा रहेगा. In RNAi pathway, one of the strands of the RNA duplex, which is known as passenger, is cleaved into and then dissociate from the pre-RSA complex. तो ये क्लियर है सभी को. अब ये है जो डायग्राम है आपका, ये है डाइसर का. डाइसर के अंदर ये इसका 3D स्ट्रक्चर है. इस 3D स्ट्रक्चर को अगर मैं और डिटेल में देखूं, प्राइमरी इसके स्ट्रक्चर पे जाऊं, तो यहाँ पे आपको हेलिकेज 1, हेलिकेज 2i, हेलिकेज 2, DNA अनवाइंडिंग फैक्टर्स, कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ PAZs एंड देन RNase 3 मिलेगा. तो ध्यान रखना, डाइसर जो कि एक एंडोराइबोन्यूक्लियस है, उसके अंदर RNase 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो कैसा तरह का राइबोन्यूक्लियस है? RNase 3. हेलिकेज का काम क्या है? डबल स्ट्रैंडेड को ओपन करना, जो कि डबल स्ट्रैंडेड DNA था, उसको ओपन करके फिर पैज एंड RNase का काम है क्लीवेज करना. और जब आपका जो RNA है उससे अगर बाइंड करना है डाइसर को, तो उसमें हेल्प करेगा अटैचमेंट में आपके डबल स्ट्रैंडेड RNA बाइंडिंग डोमेन्स. तो RNA बाइंडिंग डोमेन्स RNA को पकड़ के रखेंगे, हेलिकेज उसको ओपन करेगा और RNase उसके अंदर कट करेंगे, 3' ओवरहैंग्स जनरेट करेंगे. ये काम है आपके पूरे डाइसर का. The other strand of the RNA, which is also known as the guide strand, is incorporated together into the argonate partner into a RISC complex. In animals, RISC that contain siRNA typically include argonate 2. The RISC provide the machinery for the tiny single-stranded siRNA to bind to the RNA, having a complementary sequences. Once bound, RNA is cleaved at specific site by the ribonuclease activity of AGO2. तो जो कटिंग करेगा mRNA के अंदर वो भी AGO2 करेगा, क्योंकि AGO2 एक तरह का खुद राइबोन्यूक्लियस है. दस siRNA एक्ट लाइक ए गाइड टू डायरेक्ट द कॉम्प्लेक्स टुवर्ड्स ए कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट RNA. तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो siRNA है वो आर्गोनेट प्रोटीन को लेके जा रहा है जिसकी कटिंग करनी है, इसलिए उसको गाइड स्ट्रैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आर्गोनेट को गाइड कर रहा है कि यहाँ पे आपको कटिंग करनी है. Each siRNA can orchestrate the destruction of numerous copies of the target RNA, which might be a viral transcript, an RNA transcribed from a transposome or retrotransposome, or a host mRNA that is being targeted by a researcher. तो retrotransposome और transposomes जो कि DNA से RNA बना रहे थे, उसको भी क्लीव करने का काम कौन करेगा? siRNA. इसलिए क्या बोल रहा था मैं, एक्सोजेनस ऑरिजिन या फिर अदर देन RNA पॉलीमरेज. तो अदर देन RNA पॉलीमरेज कौन बनाएगा? ट्रांसपोसोम से जो RNA बनेगा उसकी बात चल रही थी. अब आते हैं miRNA पे. तो miRNA आर मोस्टली सिंथेसाइज्ड बाय 2 and 3, एक्ट एज ए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट विद ए 5' एंड दी टेल. तो ये क्योंकि RNA पॉल से बन रहा है इसलिए कैप और टेल इसमें होगी. दिस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फोल्ड इनटू इटसेल्फ टू फॉर्म ए डबल स्ट्रैंडेड हेयरपिन स्ट्रक्चर विच इज नोन एज प्राइ-miRNA. ये प्राइ-miRNA के ऊपर एक्ट करेगा ड्रोसा, जो कि अगेन RNase 3 होता है, ध्यान रखना, along with a pasha and DGR8 into a shorter double stranded hairpin shaped precursor. तो ये जो पूरा स्टेप था, इस पूरे को आपको कन्वर्ट करना है सिर्फ इतने में. तो ये करता है आपका ड्रोसा. अब ड्रोसा होता क्या है, कैसे करता है? तो ये एक ड्रोसा का टिपिकल डायग्राम है. इसमें आप ध्यान से देखोगे ये आपका डबल स्ट्रैंडेड लूप बन गया है, इसलिए डबल स्ट्रैंडेड RNA बन गया है. इसके बेसल लेवल पे एक्ट करेगा ड्रोसा, इसके पीछे की साइड होगा आपका पाशा.
जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, और इसके ऊपर एक्ट करेगा DGR8, DGCR8। DGCR8 एक्चुअली DNA RNA बाइंडिंग डोमेन होता है, क्योंकि RNA से बाइंड है, RNA बाइंडिंग डोमेन होता है जो हेल्प कराता है ड्रोसा वगैरह को कटिंग करने के लिए। तो इट इनहेंसेस द एक्यूरेसी, एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा और स्टेबलाइज करेगा, जिससे कि ड्रोसा एक्टिविटी कर सके। तो ये रोल होता है आपका DGCR8 का। ड्रोसा का काम क्या होता है? इट रिकॉग्नाइजेज मेजरिंग 11 बेस पेयर फ्रॉम द बेसल जंक्शन एंड कैटलाइज द क्लीवेज। तो 11 बेस पेयर काउंट करके ये इस पर कट लगाएगा और आपका काम जो है वो आसान कर देगा। अब बात कर रहा था मैं माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स की। यहाँ पे एक नाम आया था माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स। माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स एक्चुअली जो आपका ड्रोसा है वो अलॉन्ग विद DGCR8, इसको अपन बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स। तो ये ध्यान रखना, माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स बोल रहा है तो ड्रोसा की बात कर रहा है, बट उसके साथ में कुछ RNA बाइंडिंग डोमेन्स भी अवेलेबल हैं। द प्री mRNA ऑल्सो derived फ्रॉम इंट्रॉन्स एंड इज नॉन एज मिरट्रॉन्स, नो MSC प्रोसेसिंग। इस डायग्राम में ये क्लियर होगा कि कई सारे जो प्री mRNA हैं, एक तो अपन ने बताया पॉल 2 या पॉल 3 से आ जाएगा, ड्रोसा एक्ट करेगा उसको ऐसा कन्वर्ट कर देगा, बट कई बार डायरेक्टली RNA से भी आपको प्री mRNA मिलते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? एमाइट्रॉन्स। मित्रों नहीं है ये मोदी वाला, मिरट्रॉन्स, नॉट एमाइट्रॉन्स, मिरट्रॉन्स। तो ये मिरट्रॉन्स क्या है कि इंट्रॉन से डायरेक्टली प्री mRNA बनना इज मिरट्रॉन्स। बाकी RNA पॉल भी करता है आपका। अब ये जो बना है आपका प्री mRNA, इसको एक्सपोर्ट करना है न्यूक्लियस से बाहर, तो एक्सपोर्टिंग प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सेकेंड यूनिट में देखेंगे अपन, नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है प्लांट फिजियोलॉजी के साथ में। तो उसमें आपको पता लगेगा एक्सपोर्टिंग प्रोटीन्स का क्या रोल होता है। एक्सपोर्टिंग जो है इसको बाहर लेके जाएंगे प्री mRNA को, फिर वहाँ पे डाइसर एक्ट करेगा। वो डाइसर जो है इसका 3' हैंग जनरेट करेगा। 3' के बाद में आर्गोनेट आएगा, अलॉन्ग विद RISC का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन होने के बाद में ये जो भी टारगेट है उसका क्लीवेज या ट्रांसलेशन या फिर mRNA एडिनाइजेशन जो भी है वो करना होगा, वो कर देंगे। द प्री mRNA इज एक्सपोर्टेड बाय एक्सपोर्टिन 5 where it gives rise to small double-stranded miRNA. The miRNA is carved out of the prime miRNA by the dicer, the same ribonuclease responsible for the formation of siRNA. As with the siRNA, the double-stranded miRNA become associated with the argonate protein, whose company and RNA duplex is deassembled and one of the single strand is incorporated into the RISC complex. A typical miRNA in animal cells is partially complementary to a region of the 3' UTR of the mRNA target sequences, which are known as seed sequences. In these cases, base pairing involves 6 to 7 nucleotide near the 5' end of the mRNA. तो 3' UTR तो वो टारगेट के हैं, तो दैट मीन्स miRNA के क्या होंगे? वो 5' रीजन पे, which is referred to as seed region as well as a few additional base pairing elsewhere in the miRNA. तो ये पेयरिंग जो है कहीं भी कर सकते हैं। mRNA डीएडिनाइलेशन मतलब कि जो एडिनाइल ग्रुप अटैच थे लास्ट में टेल के ऊपर, उनका डिग्रेडेशन कर दोगे आप, तो टेल एक्सपोज हो जाएगा 3' और उसको क्लीव कर दिया जा सकता है। तो वो भी एक तरह का mRNA डिग्रेडेशन है, mRNA का क्लीवेज है। और ट्रांसलेशन रिप्रेशन भी आपका miRNA ही कर सकते हैं। द miRNA रिस्क कॉम्प्लेक्स गाइड्स द एसोसिएट इनटू द क्लोज प्रॉक्सिमिटी बाउंड टू mRNA. द आर्गोनेट प्रोटीन कॉजेज आइदर डीएडिनाइलेशन or degradation or repression of translation. Some miRNA, however, particularly those found in plants, they direct the cleavage of specific phosphodiester bond within the mRNA backbone. तो कुछ miRNA प्लांट्स के अंदर वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज पे भी टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है आपके RNAs का। तो RNA के फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो है उन पे ब्रेक करोगे तो सेम RNA डिग्रेडेशन होगा। As with siRNA, mRNA cleavage is catalyzed by a slicer activity of AGO2 protein present in the RISC complex. MicroRNA that directs the mRNA cleavage tend to be fully complementary to their mRNA target rather than complementary to only a portion of the target. तो ये आपको पता है। तो प्रोटीन कोडिंग जीन्स अगर mRNA पे एक्ट कर रहे हैं तो mRNA का डिग्रेडेशन भी हो सकता है, ट्रांसलेशन इनिबिशन भी हो सकता है। बट प्री miRNA बन के आएगा तो सीड सीक्वेंसेस के साथ पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, तो ट्रांसलेशन इनिबिशन होगा। तो ये था अपना आज का SI और miRNA का कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच गाइस।